देखो स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है रोशन, देखिए आपका जो डाउट था वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सुन लिए डाउट क्या है। ठीक है, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये रोशन का डाउट है, मेरे ख्याल से बाकी का भी होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हम देखते हैं क्या है ये चीज़। ठीक है, अभी इसको कैसे क्लियर करें या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस चीज़ को कैसे हम समझें। ठीक, अब देखो सिंपल सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं है। आपके पास एक सेल है। ठीक, इस सेल का कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, इसका डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक मिनट होल्ड कीजिएगा, फैन चल रहा है, मैं बंद कर देता हूँ, उससे आवाज़ नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक, सेल कांस्टेंट क्या डिफाइन करता है कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास जिसको हम एल कहेंगे, उसके बाद यहाँ पे एरिया रहेगा। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसका एरिया रहेगा, ये जो पोर्शन है ये एरिया कहलाएगा। अभी कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी के है, ये किसके लिए दिया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होगा, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट कितना ज्यादा केपेबल है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना है, इसका मतलब है कि मुझे वहां पे आयंस मिलना चाहिए, क्योंकि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे आयंस का डिसोसिएशन देखना चाहिए। मतलब अगर हम आयनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे जो दिखेगा वो 100% डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबसे ज्यादा हो गया। मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम होगा तो मेरा कंडक्टेंस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस कम होगा तो मेरा कंडक्टेंस बढ़ेगा। अभी डेफिनेशन क्या कहता है कि हम एक ऐसा सेल का निर्माण करें या एक ऐसा सेल बनाएं जिसमें हमको एल देखने को मिल रहा है, जिसमें हमको एल देखने को मिलेगा 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार होता है तो ये कब तैयार होगा, जब मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब। ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुनिए, जब मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब। ठीक, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% डिसोसिएशन ऑफ आयंस होना जरूरी है। ठीक है, अब हम सेकंड चीज कंसीडर करते हैं कि मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा।
जैसे मान लो मैं इसको मैं कंडीशन 1 दे रहा हूँ, देन कंडीशन 2 है हमारे पास, जब मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं फिर से वापस से इसी सेल को वापस से मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसा है कि हम अपने को पता है कि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन देखने को मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये अपने पूरे आयंस में टूटता नहीं है। तो हमको कैसा देखने को मिलेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो हम इसमें सपोज कीजिए, हमने माना कि इसमें से जो डिसोसिएशन हो रहा है, ये डिसोसिएशन सपोज करो सिर्फ 35 या 30% कुछ हमको मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो भी मुझे मिलेगा इस 30% के वजह से ही मिलेगा। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट का यहाँ पे क्या फंडा है, तो सेल कांस्टेंट जो है, ये सेल कांस्टेंट हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, तो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ हमने लिया है, इस लेंथ को हम एडजस्ट करेंगे। अगर मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम क्या करेंगे, इस दोनों इलेक्ट्रोड्स को थोड़ा नजदीक लेके आएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में जहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या करेंगे, इस एल को थोड़ा नजदीक लेके आएंगे और हम इसको क्या कर देंगे, 0 पॉइंट, सपोज कीजिए हमने इसको किया 0.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब मेरा सेल कांस्टेंट बदल जाएगा, सेल कांस्टेंट बदल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सेल कांस्टेंट मुझे क्या देखने को मिलेगा, L/A इज इक्वल्स टू 0.8 डिवाइड बाई 1। मतलब सेल कांस्टेंट का क्या रोल है कि जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं फॉर एन एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केस में मेरा जो वैल्यू होगा वो एल का 1 सेंटीमीटर और ए भी 1 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जहाँ पे मुझे आयंस कंप्लीटली देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा कि दोनों इलेक्ट्रोड को नजदीक लेके आऊंगा, और नजदीक लेके आने के बाद इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, ठीक, उस इलेक्ट्रोलाइट का मैं कंडक्टेंस देखूंगा। ठीक है, मतलब इस जगह पे ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसके बीच में मैंने आपको बोला था कि जो कंडक्टेंस हम देखते हैं वो देखते हैं 1 ग्राम मोल के लिए। ठीक है, 1 ग्राम मोल के लिए हम कंडक्टेंस देखते हैं, और ये देखते कहाँ पे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। तो अगर अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस है उसको कम कर रहे हैं, और उसके बाद वहां पे 1 ग्राम मोल के लिए हम कंडक्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये ही फर्क है आपका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी और आपका सेल कांस्टेंट में। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे L/A दोनों 1 हो जाएगा पर सेंटीमीटर, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम जो लेंथ ऑफ सेपरेशन है, जो एल है हमारा, इस एल को हम क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, और कम करके हम एडजस्ट करेंगे जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट हमको मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये फ़र्क है दोनों का। क्लियर हो गया रोशन? ठीक है, बाकी लोगों का क्लियर हुआ, जिनको इसमें डाउट था कंडक्टिविटी और आपका सेल कांस्टेंट में? बस एक चीज ध्यान रखिए कि सेल कांस्टेंट हमारा L/A होता है। मतलब L/A कहने का मतलब क्या है कि इस जगह पे जो 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। ठीक, और जो कंडक्टेंस होगा वो इलेक्ट्रोलाइट का कैपेसिटी है, मतलब कि वो कितना इलेक्ट्रिक करंट कितना आसानी से दे सकता है। जैसे देखो, आप घर में एल्यूमिनियम वायर लगाते हैं, कॉपर वायर लगाते हैं, कहीं कहीं ब्रॉन्ज वायर भी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उस वैसे जगह पे यूज होता है जहाँ पे हमको मिनिमम रेजिस्टेंस देखने को मिलता हो। ठीक, तो जहाँ हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखेंगे वहाँ पे एल्यूमिनियम वायर लगाते हैं, जहाँ सस्ता हमको चाहिए। ठीक है, तो वो
उस जगह पे हम क्या करेंगे, हम कंडक्टेंस देखेंगे कि किस वायर का हमको ज़्यादा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस देखने को मिलता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब कौन इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्टिविटी शो करता है और सेल कांस्टेंट से हम इलेक्ट्रोड को कैसे एडजस्ट करेंगे। ये होना चाहिए हमारा बेसिक फंडा। चलिए देखिए, नोट्स दिख रहा है सबको? सबको नोट्स दिख रहा है? पीडीएफ दिख रहा है सबको? देखिए, आपको कोलरॉस लॉ बताए थे, ठीक है? फिर से आज एक बार बता देंगे और उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, देन उससे कुछ जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ठीक, अभी कोलरॉस लॉ ने क्या कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसमें जो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस होंगे, उससे हमको इलेक्ट्रिक करंट या कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा। जितना प्लस चार्ज होना चाहिए, उतना ही माइनस चार्ज भी उसको बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए और इस हिसाब से हमको क्या होगा, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस देखने को मिलेगा ड्यू टू एनायंस और कैटायंस। तो कोलरॉस ने क्या कहा, ही गेव एन स्टेटमेंट that the equivalent conductivity or limiting molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of the conductances of the anions and cations। कहने का क्या मतलब है कि हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया, ठीक, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने अरेंज किया, उसके बाद इसको इतना पतला कर दिया जिससे कि हमको यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज पूरा मिल जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूरा प्लस और माइनस चार्ज मिलने के बाद हमको यहाँ कितना इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है, उस चीज को इन्होंने बताया। तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया इसको निकालने के लिए कि हम किसी भी सोल्यूशन के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे हम कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे हम निकालेंगे। So at infinite dilution, the molar conductivity of an electrolyte is expressed as lambda plus naught and lambda minus naught for cation and anion। तो ये फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू वी प्लस लैम्डा प्लस नॉट वी माइनस लैम्डा माइनस नॉट। ठीक है, लैम्डा एम नॉट क्या है हमारा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। उसके बाद V प्लस और V माइनस है मेरे पास नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस, या यू कहे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक फार्मूला यूनिट के लिए, मतलब कोई भी एक फार्मूला के लिए। तो जैसे एग्जांपल लिए NaCl, तो यहाँ पे हमको सोडियम का एक आयन देखने को मिलेगा, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक चार्ज हमको देखने को मिलेगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ एक चार्ज देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है BaCl2, तो Ba में हमको दो चार्ज देखने को मिलेगा 2 प्लस, और इसको बैलेंस कौन करेगा, तो क्लोरीन का दो एलएम आयन। ठीक है, क्लोरीन का दो आयन इस दो चार्ज को बैलेंस करेगा। इस चीज को हम ऐसे फॉर्मूला में यूटिलाइज करते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया था। अभी कोलरॉस का एप्लीकेशन, कि इन्होंने क्या एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इन्होंने क्या कहा कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, जहाँ जो एग्जाम देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है CH3COOH। ठीक है, ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐसा आयन डालते हैं। आयन कैसा होना चाहिए, या इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक कॉमन टर्म हो, ठीक, या फिर जिसमें आसानी से जुड़ने की कैपेसिटी हो। तो देखिए CH3COOH ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस में और H प्लस में। ठीक, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, NaCl जोड़ रहे हैं। अब देखिए
NaCl जोड़ेंगे तो पहला तो हमको CH3COO जोड़ने से ये चीज मिला, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें Na प्लस जोड़ रहे हैं और Cl माइनस जोड़ रहे हैं। क्योंकि हमने एक Na प्लस Cl माइनस जोड़ा है तो हमें एक Na प्लस और Cl माइनस माइनस भी करना होगा, घटाना भी होगा, तब जाके हमारा इक्वेशन बनेगा। ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है, इक्वेशन बनेगा, ठीक है। NaCl हमने ऐड किया है तो हमें माइनस भी करना होगा, तब जाके इक्वेशन तैयार होगा। अब देखो, आपको एक सिंपल सा टर्म में इसको लेके आना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अरेंज किया CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, उसके बाद HCl, उसके बाद NaCl। तो हमको क्या मिल गया, ये एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के हिसाब से हमको एक इक्वेशन मिल गया। CH3COOH को हम किस में लिख सकते हैं, तो CH3COONA सोडियम एसीटेट में, HCl में और NaCl में, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी निकाल के हम लेते हैं। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, फाइंडिंग द वीक finding the electrolytic conductivity of weak electrolytes with the help of strong electrolytes, ठीक है। ये इसका पहला यूज है। then नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब ये है क्या, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है कि कितने रेट से वो डिसोसिएट करता है या उसका डिसोसिएशन का ताकत कितना है। मतलब डिसोसिएशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमने सपोज कीजिए NaCl का इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया, तो ये NaCl कितने ताकत से अपने सोल्यूशन में टूट सकता है, मतलब सोल्यूशन में ये अपने आयंस में ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अब सपोज करो NaCl हमने क्या किया, वाटर में ऐड कर दिया, तो ये कितनी तेजी से घुलेगा उसमें, उसको हम रेट ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन करते हैं। तो वी नो दैट at infinite dilution the degree of dissociation increases at the infinite dilution, ठीक है। जब infinite dilution होता है मतलब हम उसे पतला से पतला कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सभी आयंस जो है वो अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, ठीक। तो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करना। तो एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो का क्या मतलब है, मतलब मेरे पास दो सोल्यूशन है, जैसे एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, यहाँ पे जो यहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, हम इसको पतला करेंगे, मतलब इसको हम डाइल्यूट करेंगे। तो इसको हम इतना डाइल्यूट कर दें कि ये और पतला नहीं हो सकता, उसे ही कहा जाता है कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। यहाँ जो लिखा है मैंने, व्हेन इनफाइनाइट डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, इसका मतलब ये होता है कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को हम पतला कर रहे हैं, इतना पतला कि और वो पतला नहीं हो सकता। तो पतला करने का तरीका क्या है, तो आप सिंपली इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा सोल्यूशन आप ऐड करके ले सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस यूनिटी, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो मेरे पास है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का हिंदी मीनिंग होता है टूटना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। डिसोसिएशन का हिंदी मीनिंग होता है टूटना और एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक। तो यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं, ठीक। तो उस चीज को जब ये कंप्लीट 100% हो जाए तो इसी चीज को कहा गया है यूनिटी, ठीक है। इस चीज को कहा गया है यूनिटी। ये मैंने आपको इसमें भी समझाया था मोल फ्रैक्शन में
कि XA प्लस X1 सॉरी XA प्लस XB ये होता है 1 या फिर यूनिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब मोल्स वगैरह जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों का सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल्स 100% हो जाए तो उसे यूनिटी कहा जाता है। ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ है कि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूनिटी हो जाए मतलब 100% देखने को मिले उसे हम कहेंगे यूनिटी। तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को डाउट है समझने में या कुछ रिपीट करना है? यहाँ तक किसी को डाउट है तब मैं आगे बढ़ूंगा, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, देन इसका क्या, एट दिस स्टेज मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा डेल्टा एम, एट दिस स्टेज मोलर कंडक्टिविटी मतलब डेल्टा एम बिकम्स मैक्सिमम एंड अटेन्स द वैल्यू एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए दो कंडक्टिविटी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, दो वर्ड यूज कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी और एक है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी हम किसी भी स्टेज में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कहते हैं, और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये हम कहते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनिए, ये कहलाता है 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो तब। ठीक है, और ये जो है ये किसी भी कंसेंट्रेशन की बात करता है। ठीक है, एट एनी कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये इन दोनों में ये फर्क है। देन लेट अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डेल्टा एम सी जो है मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसेंट्रेशन के लिए दिया गया है, तो अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसेंट्रेशन पे डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज देखा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब रेट क्या है उसका डिसोसिएशन का। ठीक, और ये जो तीसरा हम देखेंगे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की जब हम बात करें, इसके जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन है या कांस्टेंट वैल्यू है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने एक इक्वेशन लिखा है जो आपको पहले भी समझाया है मोल कॉन्सेप्ट में, स्टाइकायोमेट्री में हमने इसको पढ़ा है और फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक जनरल रिएक्शन है बी ए, ब्रेकआउट होता है बी प्लस और ए माइनस में। ठीक, इनिशियल कंडीशन मतलब इनिशियली जब रिएक्शन चालू हुआ है तो हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो उस टाइम रिएक्टेंट जो है वो 100% देखने को मिलेगा, और प्रोडक्ट हमारे पास 0% या यूं कहे तो 0 मोल्स या कुछ भी कहिए 0 ग्राम देखने को मिलेगा। उसके बाद मोल्स एट इक्विलिब्रियम, जो हम इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक, इक्विलिब्रियम की बात करें तो बी ए जो है यहाँ पे, सपोज कीजिए मेरे पास जो है वो 5 ग्राम बी ए दिया गया है। ठीक है, 5 ग्राम बी ए दिया गया है, तो इस 5 ग्राम में से, इस 5 ग्राम में से कुछ अमाउंट जो है वो टूट रहा है किसमें? बी प्लस में और ए प्लस में, सॉरी ए माइनस में, बी प्लस में और ए माइनस में, ये इस तरीके से टूट रहा है। तो कुछ ग्राम टूट रहा है दोनों में, अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं कितना है, हम क्या करेंगे, ये कहेंगे कि इस 5 में से एक्स ग्राम जो है वो टूट गया। ठीक, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हमको क्या देखने को मिलेगा? ये जो एक्स ग्राम है ये एक्स ग्राम हमें बी होगा और वही एक्स ग्राम हम ए मान के चलेंगे कि इन दोनों में से एक्स कुछ भी हो सकता है। देन कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो कंसेंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं? कंसेंट्रेशन हमने क्या पढ़ा है कि N बटा V, नंबर ऑफ मोल्स बाय V।
तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो है यहाँ हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसका भी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका स्टाइकोमेट्री रूल लगाएंगे या इसका रिलेशन इस तरीके से लिखेंगे। तो कोई भी आपको रिएक्शन दिया जाए उसका हर किसी में आप ये फंडा अप्लाई कर सकते हैं। देन अब है हमारे पास फार्मूला लगाने की बात। तो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, देखो ये फार्मूला प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, या यूं कहे तो हमने 12th में भी पढ़ा है इस चीज को, इसी चैप्टर में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट जो है हमारा बी और ए का होगा। तो ये जो बी और ए क्या है, अल्फा बाई बी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बाई बी। तो प्रोडक्ट मेरा यहाँ देखिए बी आ गया, ए आ गया, और डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट है वो बी ए आ गया। तो इस हिसाब से मैंने इस इक्वेशन में पुट किया है। देन के का वैल्यू निकाला है। ठीक, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो आपको ये सिंपली फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आप इसको हटा देंगे इस स्टेप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दो फॉर्मूला है हमारे पास, एक हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये है मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये हो गया मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसका वैल्यू पुट करूंगा, इस अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे के इक्वेशन में, और तब जाके मैं इसे मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में निकालूंगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक डाउट है किसी को कुछ? बाकी लोगों को? ठीक है, इसके बाद देखो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है आपके प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन आप बनाइए और मुझे व्हाट्सएप में डालिए, कितना जल्दी डाल सकते हैं वो व्हाट्सएप में डाल के खत्म कीजिए। ठीक है, आज मैं क्लास इतना ही लूँगा, बाकी फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।